तो हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए 9वें सेट के आ चुके हैं। तो आज हम 9वां सेट को देखेंगे। तो कल मैंने एक टॉपिक किया था लोक अदालत के बारे में, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक था, उसके बारे में सारी जानकारी हम लोग कल देखे थे। तो आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एस्पार्टम का उपयोग ठंडे खाद्य पदार्थों और शीतल पेय में किया जाता है। भले ही यह गन्ने की चीनी से लगभग 100 गुना मीठा होता है और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि खाना पकाने के तापमान पर स्थिर होता है। यह एक मोनोमर होता है। इसका स्वाद कड़वा होता है या खाना पकाने के तापमान पर यह अस्थिर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एस्पार्टम जो है, इसमें सारा जानकारी दे ही दिया हुआ है। ये एस्पार्टम जो है ना, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। फैक्ट्रियों में या चाहे प्रयोगशालाओं में इसको बनाया जाता है, ठीक है। और ये चीनी जो हम लोग खाते हैं उससे जो है 100 गुना जो है अधिक मीठा होता है। लेकिन इसका गुण क्या है कि जब इसको गर्मी पे चलाएंगे, मान के चलिए आप कोई ऐसा आइटम बना रहे हैं, रसगुल्ला बना रहे हैं, उसमें इसका चाशनी बनाएंगे तो ये एकदम से पानी जैसे हो जाएगा। जैसे गर्म करेंगे तो इसकी मिठास एकदम से समाप्त हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि स्थिर नहीं रहती है। और ये स्वास्थ्य के लिए भी जो है ना, स्वास्थ्य कारणों के लिए भी बहुत सारी विकार उत्पन्न करता है। तो मार्केट में अभी तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह खाना बनाने के तापमान पर अस्थिर होता है, इसीलिए खाना बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। मान के चलिए कोई आइटम आप बनाए हुए हो, ऊपर से आपको कोई मिठास डालना हो तो आप इसका हल्का मात्रा में उपयोग कर सकते हो, ठीक है। ये खाना बनाने पर स्थिर रहता है, ये गलत बात है। यह मोनोमर है, गलत बात। ये कड़वा होता है, गलत बात है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अस्थिर होता है, ठीक है। और इसको जो है ठंडे खाद्य पदार्थ, वही जो ऊपर से डालने वाली बात बोले, या चाहे आप कोई शीतल पेय पीते हैं, कोका कोला वगैरह, उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो 1 नंबर का जवाब 4 होगा। जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, अच्छे क्वेश्चन हैं। ये आपको देखने मात्र से ही पता चल गया होगा। एक हल्का क्वेश्चन आ गया है। हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में खेल 2024 में उत्कृष्ट के लिए कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए, ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार वगैरह है, इस सब के लिए जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें एक आदमी नहीं तो 2 आदमी को जो है दिया जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि जब हम लोग याद भी कर लेते हैं तो 5-10 दिन के बाद उस चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा संदीप सागवान। तो ये सब जो कोच वगैरह पुरस्कार वगैरह सब है ना, ये ऐसा आइटम है कि एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आप इसको अच्छे से रट जाओ। पहले से इस पर समय बर्बाद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हॉकी के लिए उत्कृष्ट कोच का पुरस्कार संदीप सागवान को दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता का प्रावधान क्या नहीं था? सबसे पहले जानते हैं 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और उस समय में गांधी जी जेल में थे, और चूँकि जेल में थे तो समझौता हुआ, तो समझौता पर जो है हस्ताक्षर कर नहीं जा सके। तो गांधी जी के तरफ से जो है इसमें कौन समझौता किए थे, कौन हस्ताक्षर किए थे? तो मदन मोहन मालवीय, ठीक है। गांधी जी की तरफ से एक भी क्वेश्चन में आ जाता है कि गांधी इरविन समझौता में गांधी जी की तरफ से समझौता पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? मदन मोहन मालवीय। तो चलिए अब हम देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता क्या है। देखिए, गांधी इरविन समझौता में 10 तरह के समझौता हुए थे, उसी में से कुछ समझौते दिए गए हैं। तो सबसे पहले हिंसा के दोषी लोग सहित सभी राजनीतिक बंदियों की तत्काल रिहाई। तो देखिए, यहाँ गांधी जी आ गई है और हिंसा सहित आ गई है। तो सबसे पहले ये तो गलत हो जाएगा ना, जहाँ गांधी जी रहते हैं वहाँ तो अहिंसा होता है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अरे यार, थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। बोलता है तटीय गांव में निजी उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार। तो ये सही है भाई,
जो नमक आंदोलन हुआ था ना 5 मार्च 1930 को जो स्टार्ट हुआ था कि भाई अब सब कोई जिसको ज़रूरत है वो नमक बना सकता है। दूसरा, धरना करने का अधिकार, वो भी कौन, शांति और गैर आक्रामक, वही जो अहिंसा वाली बात है। दूसरा, तीसरा बात कि सभी भूमि को वापस करना जो अभी तक लिखी गई नहीं गई, किसी को बेची नहीं गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये था और ये गांधी समझौता का प्रावधान था, लेकिन 1 नंबर नहीं था। ठीक, नेक्स्ट, एक प्रसिद्ध प्रदूषक फ्लाई ऐश, जिसको हम राख भी कहते हैं, किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। अब जैसे बहुत सारे लोग ऑप्शन देखेंगे ना तो इसमें मार के आएंगे सीमेंट, ठीक है ना, जो कि सरासर गलत है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ताप विद्युत संयंत्र। ताप विद्युत संयंत्र क्यों, क्योंकि ताप विद्युत संयंत्र में ताप पैदा करने के लिए किसी न किसी चीज़ को जलाया जाता है, और जब किसी चीज़ को हम जलाते हैं तो उसमें से निकलता है राख, ठीक है, और ये एक सेकेंडरी जो है ना, द्वितीय प्रदूषक चीज़ है, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ये। अब जैसे कि प्रदूषक पदार्थ होता है, हमें ये बताइए, क्या यार, 2 टाइप के प्रदूषक होते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है सेकेंडरी, द्वितीय। तो प्राथमिक प्रदूषक में कौन हो गया, CO2, N2O, CFC, मतलब जो ऐसी गैस जो डायरेक्ट जो है ना पर्यावरण पे अटैक करता है। और ये हो गया सेकेंडरी, हो गया जो इससे जो मिल के बनता है, जैसे कि धुआं हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, जलवाष्प हो गया। समझ गए, प्राथमिक और सेकेंडरी प्रदूषक। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 क्रांति या शपथ क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, ठीक है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा। ये हमारे स्वतंत्रता, बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी है। और आज का जो DPSP देख रहे हैं उसी की अवधारणा को, उसमें से कुछ समाजवादी अवधारणा थे, उसी को ये शपथ क्रांति के 7 टॉपिक 7 पॉइंट दिए थे। जैसे कि महिला और पुरुष में कोई असमानता नहीं होगा, समानता होगा, महिला बराबर पुरुष होगा, चाहे वो काम कर रहे हो, कहीं वेतन कर रहे हो, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा कि जाति और धर्म में भी समानता होगा राज्य स्तर पे। तो एक समाजवादी समाज की स्थापना के दौरान उन्होंने 7 क्रांति की अवधारणा दिए थे, और ये किसके द्वारा दिया गया था, राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार है, ठीक है ना, कर्तव्य है। ये क्या है, मौलिक अधिकार है या कर्तव्य, क्या है बताइए। तो अनुच्छेद 51(1) के 1 में क्या कहा गया है कि हमें ऐसे चीज़ को संजोना है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी का जो है ना, स्वतंत्रता सेनानी का उद्देश्य था या गोल था, या जिसको लेके उन्होंने स्वतंत्रता की प्राप्ति की है, ठीक है। तो उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय को सिखाया। तो ये क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य। कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य अभी वर्तमान में है ये बताइए हमें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट, राष्ट्र, सेम क्वेश्चन है, 2 बार टाइप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले भी एक चीज़ें करी थी और आज भी मैं बताऊंगा कि देखिए ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींचा गया है। इस रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। और 5 डिग्री उत्तर भी चल जाइए और 5 डिग्री दक्षिण भी चल जाइए, और इस बीच में जितने भी होते हैं ना वर्षा, इस बीच के बारे में, क्षेत्र के बारे में, अमेजन जंगल इसी बीच में पड़ते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पूरे वर्ष भर एक समान तापमान रहता है, पूरे वर्ष भर सबसे ज़्यादा बारिश इसी बीच में होता है, 5 डिग्री उत्तर दक्षिण में। और इसमें जो वन पाए जाते हैं उस वन का नाम है सदाबहार वन। सदा मतलब होता है हमेशा, बहार मतलब हरा भरा, ठीक है ना, तो उसी को सदाबहार बोलते हैं। तो सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे। पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार के वन आपने पढ़े होंगे, जैसे कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सदाबहार वन, वर्षा वन। तो सदाबहार वन को ही वर्षा वन भी बोला जाता है। तो भारत के संदर्भ में अपना भारत तो यहाँ पे है, ठीक है। तो भारत के संबंध में, और ये भूमध्य रेखा है, तो ये 8 से 76 किलोमीटर दूर हमारा भारत है। तो पूछ रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यदि आपको देखना है तो कहाँ देखने को मिलेगा।
तो ये पश्चिमी घाट और असम के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो पश्चिमी घाट में कौन कौन पड़ता है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक पड़ता है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर मध्य प्रदेश क्यों नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है ना। तो पर्णपाती का मतलब होता है कि ऐसा वन जो किसी विशेष मौसम में अपना सारा का सारा पत्ता झाड़ दे, ठीक है। तो नाम थोड़ा सा इक्वली देखने में लग रहा है लेकिन डिफरेंस है, यही आपको क्वेश्चंस में मेरिट में दिलाएंगे, तो इसको आप अच्छे से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालत, कौन सा अधिकारी लोक अदालत आयोजित नहीं कर सकते? इसके बारे में कल हम लोग ने मास्टरी हासिल की थी, ठीक है। तो देखिए, सब डिवीज़न लेवल पे होता है, जिला लेवल पे हो सकता है और होता है, और उसके बाद जो हाईकोर्ट लेवल पे होता है, लेकिन पंचायत समिति को ये अधिकार नहीं दिया गया कि आप लोक अदालत आयोजित करें और उसका आप जो है अध्यक्षता करें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो कल का वीडियो देखिए, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रीवी फिनिश और पिछले शासकों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 1971 का जो 26वां संविधान संशोधन है वो। तो यहाँ पर देखिए 1971, 1971, 1971, तो 1971 एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चे इसको सीरियसली लेते नहीं। 1971 में 3 संविधान संशोधन हुए थे और तीनों में अलग अलग बातें हुई थी। जब जो 24वां संविधान संशोधन 1971 होगा तो यहाँ पे देंगे हम मौलिक अधिकार में संशोधन से संबंधित है, ठीक है। और ये जो है जो रियासत वगैरह था उसको प्रीवी पर्स के रूप में कुछ पैसे वगैरह दिए जाते थे, जिसको पेंशन आज के दौर में कहा जाता था, उसको समाप्ति कर दिया गया था, ठीक है, जो पिछले अधिकार का था। और ये 25वां जो है, 25वां मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, ये भी था। तो 1973-71 में 3 संशोधन हुआ था, ठीक है। तो 24, 25, 26 इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। रानी की वाव किस नदी के तट पर है? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, यदि है कोई शुरू हुई तो। इसका सही जवाब हो जाएगा साबरमती नदी, ठीक है, सॉरी सरस्वती नदी। क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी। अच्छा, रानी की वाव कहाँ है? तो ये गुजरात में है और 2014 में ये यूनेस्को के आइटम में शामिल हो गया था, ठीक है ना, यूनेस्को में ये हुआ था शामिल। और ये साबरमती नदी में है, गुजरात में है, ठीक है। और किस नदी के है? सरस्वती नदी के। क्या यार, मैं बार बार साबरमती बोलती, तो सरस्वती नदी के तट पर है। तो फिर से आ गया, वही बात आ गया। अभी मैंने बोल रहा था ना कि 25वां संविधान संशोधन 1971 के बारे में क्या है, तो इसका सही जो हो जाएगा संपत्ति के मालिक पर अंकुश लगाना, ठीक है ना। तो 1971 में 3 संविधान संशोधन हुए थे, 24, 25 और 26। 24 में हो गया था फंडामेंटल राइट, 25 में हो गया था संपत्ति, और 26 में हो गया था आपको 26 में क्या हुआ था? तो प्रीवी पर्स को जो है समाप्त किया गया था। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किस यात्री ने मध्यकाल में भारत में प्रचलित डाक प्रणाली का विस्तार से विवरण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इब्न बतूता, ठीक है। ये इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को से जो है भारत आया था और भारत के बारे में बहुत सारे उल्टे सीधे और अच्छे चीज़ भी बोले थे। तो उसी में से एक है डाक प्रणाली के बारे में, कि भारत में डाक प्रणाली कैसे है, किस तरह से काम कर रहा था उस समय में। इसको कौन बताया था? इब्न बतूता। और इब्न बतूता मोरक्को का जो है यात्री था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1987। नेक्स्ट, मास्टरपीसेज ऑफ विजयनगर आर्ट VVI पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सिडंगी राजशेखर। ऑप्शन नंबर 4। द टेम्पटेशन ऑफ द वेस्ट के लेखक कौन है? तो इसके सही जवाब हो जाएगा पंकज मिश्रा। द टेम्पटेशन ऑफ द वेस्ट के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। नेक्स्ट है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारत के अनुच्छेद 21 में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है? ठीक है ना, तो ये किया था जियान कौर बनाम पंजाब राज,
ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल के एग्ज़ाम का फेवरेट बन चुका है, तो इसको आप हल्के में न लें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जियान कौर बनाम पंजाब राज। सेम क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आज रिपीट हो गया। दून की घाटी किस श्रृंखला में पाया जाता है, तो देखिए हिमालय सबसे बाहर का जो है, इसको बृहद हिमालय, इसको मध्यम हिमालय, और इसको बोलते हैं हम लोग शिवालिक। तो दून, देहरादून, दून घाटी, ये सारा सब कहाँ पड़ता है, शिवालिक श्रेणी में, ऑप्शन नंबर सी। और हिमालय का यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, 2500 किलोमीटर लंबे हैं। नई दिल्ली में संसद भवन के छत पर जो राष्ट्रीय प्रतीक बना है वो किससे बना है, तो कांस्य से बना है। और राष्ट्रीय प्रतीक क्या है हमारा, अशोक स्तंभ, और वो किस चीज़ से बना है, तो कांस्य से। तो ये 20 क्वेश्चंस जो हम लोग रोज़ कर रहे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, वर्षा की एक बूंद कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन जब वही बूंद करोड़ों में आपके शरीर पे पड़ता है तो आप भीग जाते हैं। आपका ये छोटा सा 20 क्वेश्चंस कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन जब इसको रोज़ पढ़ेंगे, रोज़ इसमें से जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उसको नोट करेंगे, ये आपके एग्ज़ाम पे अटैक कर देगा और आपको CGL जो है क्वालिफाई करवा देगा। तो इसमें लग जाइए, अपने एक दिन को भी जो है ऐसे मत जिए कि ये आपका दिन है ही नहीं, एकदम समय दे दीजिए, आने वाले दिनों में समय आपका अच्छा ही करेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से।